जैसे स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई तो मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलकर बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगा। गर्मा गर्म समोसे ले लो, अपने चचा के हाथ के बने हुए खस्ता और मज़ेदार समोसे। मेरी आवाज़ सुनकर बहुत सारे बच्चे मेरी जानिब लपके थे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। बच्चों की तादाद देखकर मैंने दिल में अंदाज़ा लगा लिया था कि आज मेरी बिक्री अच्छी खासी होगी। बच्चों के साथ मैं नहायत अखलाक और खुश दिली से पेश आ रहा था। एक तो मेरे बनाए हुए समोसे बहुत मज़ेदार थे। दूसरी तरफ मेरा रवैया ऐसा था कि बच्चे खुद ब खुद मेरी तरफ खींचे चले आते। मेरे अलावा जहाँ पर और बहुत सारे लोग थे। कोई समोसे बेचता, कोई चाट, कोई पकोड़े, कोई चिप्स। गर्ज ये कि हर किसी के पास अपना सामान मौजूद था, मगर किसी के पास भी इतना ज़्यादा रश नहीं होता था जितना मेरे पास। अक्सर वो लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर तुम्हारी इतनी ज़्यादा बिक्री का राज क्या है, और मैं मुस्कुराकर सर झुका कर रह जाता। अब उन्हें क्या बताता कि बच्चों को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मैं उन दुकानदारों की तरह माथे पर तीन चढ़ाकर गुस्से से किसी से भी बात नहीं करता था। अगर किसी बच्चे के पास पैसे कम होते तो मैं फिर भी उसे समोसे दे दिया करता। कभी कभी बच्चों को मुफ्त में दे दिया करता, और यूं वो अगली बार पूरे पैसे लेकर मेरे पास आते। उनकी निगाहों में मेरे लिए इज्जत होती थी, और इस तरह से मेरे पास बच्चों की तादाद बढ़ने लगी और मेरी आमदनी में भी इजाफा होने लगा था। एक दिन बारिश का मौसम बना हुआ था। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बिक्री होगी, और अगर बारिश शुरू हो जाती तो मेरा सारा माल ख़राब हो जाता। तभी मेरी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जो मेरे ठेले के करीब ही खड़ी थी। उसकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। वो बार बार अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरी थी। मैंने बच्ची को प्यार से अपने पास बुलाया था। मेरे पास आकर वो ललचाई हुई नज़रों से समोसों को देखने लगी। बेटा, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और क्या आपको ये समोसे खाने हैं? मेरा नाम तानी है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने उसे दो समोसे दे दिए और वो सारे समोसे चट कर गई। मैंने उसे मज़ीद समोसों की पेशकश की तो कहने लगी कि मेरी एक बहन भी है जो बहुत भूखी है। अगर आप दो समोसे उसके लिए भी दे दें तो मैं घर ले जाऊंगी। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे तीन और समोसे दे दिए। अगले दिन फिर से वो बच्ची मेरे ठेले के पास ही थी। वो मेरे ठेले की तरफ देख रही थी, मगर उसने एक बार भी मेरे पास आकर भीख मांगने की कोशिश नहीं की थी। शायद किसी अच्छे घराने की थी। अपनी भूख से मजबूर होकर वो मेरी तरफ देख तो रही थी, मगर मेरे पास आकर मांगने से हिचकिचा रही थी। मैंने चौकीदार से उस लड़की के बारे में पूछा तो कहने लगा, यहाँ करीब ही एक बेवा औरत रहती है, ये उसकी बेटी है। वो बेवा औरत स्कूल में आया के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, और ये बच्ची भी इसी स्कूल में ही पढ़ती है। बस क्या बताऊँ, गरीब लोग हैं, किराए के घर में रहते हैं। जितना भी कमाती है बेचारी, किराए, बिजली के बिल और राशन में खर्च हो जाता है, और वो खुद भी बीमार रहती है। ये सब सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा तरस आया था। अब मैंने ये मामूल बना लिया था कि मैं बगैर कुछ कहे इस बच्ची को समोसे देता। उसके लिए एक शॉपर में भी डाल कर दिया करता था। जब एक हफ्ता मुसलसल उसे समोसे देता रहा तो एक दिन उसने इनकार कर दिया। कहने लगी, मेरी माँ गुस्सा करती है, वो इस बात पर मुझे डांटती है कि मैं क्यों किसी से भीख मांगती हूँ। अब ये सब कुछ मुझे ना दे, मुझे ज़रूरत नहीं है। आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी, मगर लबों पर इनकार था। मेरे दिल को कुछ होने लगा था। मुझे अपना वो वक्त याद आ गया जब मैं खुद छोटा सा था और मेरे अब्बू फौत हो गए थे, और माँ हम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी खुद ही उठाने लगी थी। इस बच्ची की बातें सुनकर उसके खुश्क लबों पर वो गैरतमंदाना इनकार देखकर मैं माजी के उन गहरे गारों में उतरता चला गया जहाँ मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी दफन थी। वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा जब मैं खुद तानी की तरह छोटा था, और हालात के थप्पड़ों ने मेरे सर से मेरे बाप का मजबूत साया छीन लिया था। वालिद की वफ़ात के बाद घर में जैसे कहत उतर आया था। हमारी माँ, जिनकी हड्डियाँ मेहनत करके घिस चुकी थीं, उन्होंने हमें पालने के लिए अपनी हस्ती मिटा दी। वो लोगों के कपड़े सीती, घरों में बर्तन मांजती, मगर गुर्बत ही कि हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। मैंने तभी फैसला किया था कि मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा, मगर अपने छोटे भाई आमिर को इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से निकालूंगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बनूं, मगर अपने भाई के लिए मैंने अपने इस ख्वाब से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया था। घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मैं मज़दूरी करने लगा। जहाँ पर भी काम मिलता मैं करने के लिए चला जाता। कभी किसी काम से इनकार नहीं किया था। काम मुश्किल हो या आसान, पूरा करके रहता। जब घर आता तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। अब माँ मुझे देखकर रोती तो मैं उन्हें हौसला देता, अम्मा ये वक्त भी गुजर जाएगा। देखना हमारी ज़िंदगी कितनी जल्दी और आसानियों में तब्दील हो जाएगी। जब आमिर किसी काबिल बन जाएगा तो मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। फिर हम दोनों भाई मिलकर अपना बिजनेस करेंगे। मैं अम्मा को अपने सारे ख्वाब दिखाता तो वो भी उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखती। फिर कहती हैं, बेटा ये काम बहुत मुश्किल है, इतने ज़ोर में तुम मजदूरी करते हो। फिर माँ की बात मानकर मैंने समोसे बनाने का काम शुरू कर लिया। मैंने मजदूरी की जगह इस हाथ में समोसे तलने वाली कढ़ाई पकड़ ली। मैं सुबह सवेरे स्कूल के बाहर अपना ठेला सजाता और शाम तक धुएं और तेल की बू में बसा रहता।
मेरा मकसद सिर्फ एक था कि आमिर की स्कूल की फ़ीस कभी लेट ना हो, उसे कभी फटे हुए जूते ना पहनने पड़े, उसे वो हकारत ना झेलनी पड़े जो एक गरीब को झेलनी पड़ती है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ था। मैं कुर्बानी देता रहा और मेरा भाई अपनी तालीमी मनाजिल तय करता रहा। कभी कभी तो ऐसे होता कि उसकी फ़ीस अदा करने के लिए मैं सारा सारा दिन समोसे बेचता, तो रात को किसी दुकान पर काम करता। गर्ज़ ये कि मैंने आराम के लिए कम से कम वक्त रखा था, सिर्फ अच्छे मुस्तकबिल की आस में कि कल को आमिर मुझसे ये सब छुड़वा देगा। मगर सब हुआ मेरे और माँ के ख्वाबों के उलट। आमिर पढ़ लिख कर एक बड़े सरकारी ओहदे पर फायज हो गया। उस दिन मैं और अम्मा बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मगर आमिर का रवैया सर था, वो खुश्क मिजाज हो गया था। मुझे लगा शायद वो अपनी जॉब से थक जाता है। इस तरह की कितनी तावीलें देकर मैं खुद को मुतमईन कर लेता। जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी भर की थकन उतर गई है। मगर ये मेरी भूल थी। पैसा आते ही आमिर के लहजे में एक अजीब सी अजनबियत आ गई। उसे अब मेरा समोसों का ठेला अपने मोतबर दोस्तों के सामने बताते हुए शर्म आने लगी थी। उसने अपनी पसंद से एक बहुत बड़े और अमीर ख़ानदान की लड़की सारा से शादी का फ़ैसला किया। मुझे और माँ को इस फैसले से आगाह किया। कहने लगा, मैं सारा के साथ उसके बंगले में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं और अम्मा एक दूसरे को देख कर रह गई थी। मगर बेटा, लड़कियां शादी के बाद ससुराल में आती हैं, लड़के ससुराल में नहीं जाते। वो तलख नज़रों से हम दोनों को देखने लगा था। इस घर में ऐसा है क्या जो मैं अपनी बीवी को यहाँ पर लेकर आ जाऊँ? मैं सारी ज़िंदगी भी गुजार दूँ तो अभी वैसी रिहाइश अपनी बीवी को नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। और वैसे भी वो मुझे पसंद करने लगी है। ये मेरे लिए गोल्डन चांस है और मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। सारा के बाप की अपनी फैक्ट्रियाँ थी और उनके मेयारे ज़िंदगी के सामने हम कुछ भी नहीं थे। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो आमिर ने मुझे साफ कह दिया, भाई मेरे ससुराल वाले बहुत ऊंचे लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ अपने नाम से कपड़ों में आए या किसी को बताएं कि आप समोसे बेचते हैं। मैंने उन्हें बताया है कि आपका अपना बड़ा कारोबार है, जब दूसरे शहर मुंतकिल हो गया है। उसकी बातें मेरे दिल पर पत्थर की तरह लगी। मगर मैंने माँ की खुशी की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली। शादी का दिन आया तो शहर के सबसे महंगे हाल में तकरीब थी। मैं और माँ एक कोने में सहमे हुए बैठे थे। आमिर स्टेज पर बैठा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, मगर उसकी नज़रें हमसे कतराती रहीं। जब मुबारकबाद देने का वक्त आया तो माँ ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से बनाई हुई एक सोने की अंगूठी निकाली। वो लहसते कदमों से स्टेज पर गई ताकि अपनी बहू को प्यार से दे सकें। जैसी माँ ने सारा का हाथ पकड़ना चाहा, सारा ने एक कराहत भरी नज़र माँ के खुरदरे हाथों पर डाली। आमिर ने फौरन माँ का हाथ पकड़कर पीछे झटक दिया और दांत पीसते हुए धीमी मगर जहरीली आवाज़ में कहा, अम्मी, आपको जहाँ किसने बुलाया है? जाइए नीचे जाकर बैठ जाए। आपने मेरा मजाक बनवा दिया है। माँ की आंखों से वो आंसू गिरे जो मैं आज तक नहीं भूल सका। वो रात हमारे लिए किसी जनाजे से कम नहीं थी। शादी के दूसरे ही दिन आमिर ने अपना सामान बांधा। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि जिस भाई ने अपना मुस्तकबिल जलाकर उसे रोशन किया, वो अब कैसे रहेगा। वो अपनी अमीर बीवी के साथ एक पुरतईश बंगले में मुंतकिल हो गया और हमें इस टूटे हुए मकान में तना छोड़ गया। मैंने आमिर के इस रवैये को अपने दिल में एक बोझ की तरह रखा, मगर माँ के सामने हमेशा मुस्कुराता रहा ताकि उन्हें यह एहसास ना हो कि उनका बेटा बिक चुका है। आमिर के जाने के बाद मेरी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन फिर मेरी शादी सुगरा से हुई। वो एक गरीब घराने की साबिर और शाकिर लड़की थी। उसे जब पता चला कि मैंने अपने भाई के लिए क्या कुछ किया और बदले में क्या पाया, तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। सुगरा ने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। वो रातों को जाग जाग कर कपड़े सीती और एक एक रुपया जोड़ती रही। एक दिन उसने अपनी अलमारी से एक छोटी सी पोटली निकाली और मेरे सामने रख दी। ये क्या है? मैंने पूछा। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी मेहनत और बचत है और हमारे मुस्तकबिल का सहारा है। इससे आप अपना ठेला ख़त्म करें और एक पक्की दुकान बनाएं। आप कब तक इस धूप और धूल में खड़े रहेंगे? इन पैसों से मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान बना ली। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी बरकत डाली कि देखते ही देखते मेरी दुकान इलाके के सबसे मशहूर समोसा शॉप बन गई। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी दी जिसका नाम मैंने नूर रखा। वो वाकई मेरे घर का नूर थी। वक्त पर लगा कर उड़ता गया, नूर जवान हो गई और कॉलेज जाने लगी। एक दिन वो मामूल के मुताबिक कॉलेज गई, मगर दोपहर ढलने तक वापस ना आई। पहले तो मैंने सोचा शायद सहेलियों के साथ होगी, मगर जब शाम के साए गहरे होने लगे तो मेरा दिल डूबने लगा। मैं कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि वो तो छुट्टी के वक्त ही निकल गई थी। मैंने उसकी सहेलियों से पूछा, हर जगह तलाश किया, गली मोहल्ले छान मारे, मगर नूर का कहीं सुराग नहीं मिला। मेरी बीवी घर में मुसल्ले पर बैठकर धाड़े मार मार कर रो रही थी। रात के 12 बज चुके थे और मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका था। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं उसे हुआ तो नहीं कर लिया गया। मैं बदहवास सी हालत में थाने पहुंचा। वहाँ का माहौल हमेशा की तरह सर्द और तलख था। मैंने ड्यूटी ऑफिसर से मिन्नतें की, मगर उसने बेरुखी से कहा, जाओ मियाँ, सुबह आना, अभी बड़े साहब मसरूफ़ हैं।
मैं वहीं थाने के फर्श पर बैठ गया और अल्लाह ताला से फ़रियाद करने लगा। अगली सुबह जब मैं थाने के दफ्तर के बाहर खड़ा था तो पता चला कि इस इलाके की नई एसपी साहबा एक खातून है जो बहुत सख्त और ईमानदार मानी जाती है। मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा सर झुका हुआ था और आंखों से आंसू जारी थे। मैंने रस्ती आवाज़ में अपनी बेटी की तस्वीर उनके सामने रखी और कहा, बीबी मेरी बेटी को ढूंढ दें। मैं एक गरीब दुकानदार हूँ, मगर किसी से दुश्मनी नहीं है। जैसे ही एसपी साहिबा ने तस्वीर उठाई उसकी नज़रें मुझ पर ठहर गईं। वो कुर्सी से उठी हुई तेज़ी से मेरे पास आई। आप आप वही हैं ना, स्कूल के पास समोसे वाला चचा? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक मायूस सी मुस्कुराहट थी। चचा, मैं वही तानी हूँ जिसे आप बचपन में रोज़ मुफ्त समोसे देते थे और मेरी माँ की छुप कर मदद करते थे। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो दुबली पतली भूखी सी बच्ची आज इसका दावा ओहदे पर फाइज थी। तानी ने फ़ौरन अपने स्टाफ को बुलाया और हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई का हुक्म दिया। उसने नूर का मोबाइल नंबर ट्रेस करवाया तो पता चला कि उसे कॉलेज की एक सहेली के भाई जीशान ने अगवा किया है। जीशान एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो नूर से शादी की जिद कर रहा था, मगर नूर उसे उसके किरदार की वजह से नापसंद करती थी। एसपी तानी ने खुद उस ऑपरेशन की क़यादत की। चंद ही घंटों के अंदर ही पुलिस ने इस खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया जहां नूर की जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। तानी ने अपनी जान पर खेल कर गोदाम का दरवाज़ा तोड़ा और नूर को जालमों की चुंगल से छुड़वाया। जब नूर थाने आई और मेरे गले लगी तो मुझे लगा जैसे मुझे दोबारा जन्म मिला हो। तानी मेरे पास आई, उसकी वर्दी पर धूल जमी हुई थी, मगर उसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, चचा, आपने मुझे उस वक्त पाला था जब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। आज कुदरत ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बहन की इज्जत और ज़िंदगी बचाकर अपना वो कर्ज उतार सकूं जो आपने मुझ पर बरसों पहले चढ़ा दिया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मेरा सगा भाई जिसे मैंने अपना खून पिलाया था, वो अपनी दौलत के नशे में हमें भूल गया था, मगर वो बच्ची जिसे मैंने सिर्फ इंसानियत की खातिर चंद समोसे खिलाए थे, वो आज मेरे लिए मसीहा बन गई थी। सच है कि नेकी कभी ज़ाय नहीं होती, वो घूम कर आपके पास किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वापस आती है। अपनी बेटी को लेकर मैं घर आ गया था। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।